मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अब बहुत खुल के कहूंगा, नेशनल हाईवे पर कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना, होता है, नहीं होना चाहिए। आप सीट बेल्ट लगाइए, सिक्योरिटी सेफ्टी दीजिए, लेकिन आप कभी कहते हैं क्या कि नेशनल हाईवे बंद कर दो क्योंकि एक्सीडेंट होता है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अंजना जी, बदलाव की सरकार है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यह बदलाव की सरकार है। देश को एक ऊर्जावान, ईमानदार देश बनाने की हमारी कोशिश है और यह देश बन रहा है। और आपसे मैं कह दूंगा, आप तो जानती हैं कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से एक्टिविस्ट हूं जी। आईटी मंत्री के रूप में देश का जो मैं बदलाव जमीन पर देख रहा हूं, आपको मालूम है हमने 25 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, आपको मालूम है? आज 40 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड हैं और मोदी जी ने कहा सारी सब्सिडी गैस की, राशन की इत्यादि जाएगी। और अभी हमने कुछ ही सब्सिडी को पेमेंट करना शुरू किया डायरेक्टली अकाउंट में थ्रू मोबाइल फोन। हमने 36,000 करोड़ रुपए बचाए जो बीचवान या फिक्टिशियस लोग खा जाया करते थे। तो ये टेक्नोलॉजी का मतलब है अंजना जी गुड गवर्नेंस, इसलिए इसको चलने दीजिए। ये देश बदलाव के लिए तैयार है। और एक बात आपने देखा कि नहीं देखा, ये महकमा आपके लोगों से संबंधित है। मोदी जी ने कहा था कि कुछ कठिनाई होगी, कुछ दिक्कत होगी, लेकिन आपको मालूम है ना, देश के बड़े बड़े टीवी पत्रकार लोगों के मुंह में लाइन लगे हुए घुसाकर कैमरा पूछते थे। लोग कहते थे कि कठिनाई तो हो रही है लेकिन मोदी जी ठीक कर रहे हैं देश को बदलने के लिए। ये देश का मूड है। तो माइक लगाना ठीक था ना? ये तो आपका अधिकार है। हाँ। आप यहां बैठ रही हैं, हमसे कड़े कड़े टेढ़े टेढ़े सवाल कर रही हो, करेंगे भी आप, ये तो आपका अधिकार है और आपके उस अधिकार का हम सम्मान करते हैं। आप ही ने कहा था सर कि प्रसव पीड़ा है ये डिमोनेटाइजेशन, लेबर पेन, और उस पार खुशियां हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जॉय दिख रहा है आपको? देखिए, मैं आपको एक बार बताऊंगा, आपने सही कहा, बहुत अच्छा सवाल किया और मैं चाहता हूं कि आज तक के माध्यम से देश जाने, आतंकवाद की वित्तीय कमर टूट गई है। माओवादी अपने धंधे छोड़कर अपने नोट को बदलवाने में लगे हुए हैं क्योंकि वो पैसा करते थे किडनैपिंग से और जमीन में गाड़ा करते थे। सुपारी किलिंग बहुत कम है, हवाला किलिंग कम है। लेकिन अंजना जी, जिस बात को सुनकर आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि आपका बहुत फीलिंग रहती है इन मामलों में, इस देश में सेक्स स्लेवरी के लिए जो मानव तस्करी होती थी, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, बंगाल, नेपाल की लड़कियां आती थीं और नवंबर में उनको भेजा जाता था और ये सारा धंधा बंद हो गया है क्योंकि सारा पेमेंट 500 और 1000 के नोट में होता था दलालों को कैश में। ये एक बहुत बड़ी रिसर्जेंट इंडिया ने स्टडी किया है। तो मानव तस्करी की भी कमर टूटी है। ये 4-5 तो मैंने आपको 2 महीने में बताया, आगे और ठीक करना है, मिलकर ठीक करना है। विपक्ष ने कहा कि आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे। पहले आपने कहा काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ, गुलाबी रंग का हो गया। आपने कहा था कि नकली नोटों का कारोबार खत्म हो जाएगा। 2000 के ही 2-3 अलग अलग हमने देखे कि उसके वेरिएशंस आ गए, 500 के आ गए, भ्रम उससे पैदा हुआ। आपने कहा था अमीर और गरीब के बीच का डिवाइड खत्म हो जाएगा, कहाँ हुआ? देखिए, पहली बात, अभी तो चिदम्बरम साहब आके गए होंगे तो हमारी तो उन्होंने बहुत स्तुति बताई होगी। अच्छा है, उनका अधिकार है। अगर ये जो स्तुतिगान हमारे सरकार के बारे में कर रहे हैं, ये 10 साल जब वो मनमोहन की सरकार में मंत्री होते तो ईमानदारी से किया होता तो उनकी पार्टी का 2014 में ये हाल नहीं होता जो आज हो गया है। लेकिन फिर भी वो आपके चैनल पर आते हैं, बोले, इस देश में बोलने का सबको अधिकार है। देखिए, पहले मैं मोदी जी के अगर खाली आप नोटबंदी के विषय तो आप सही तर्क पे नहीं पहुंचिएगा। याद करिए, G20 में काले धन का विषय बड़ा बनाना, अमेरिका से रिनेगोशिएट करना ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन पर, साइप्रस, आपके सिंगापुर, फिर आपके मॉरिशस से रिनेगोशिएट करना राउंड ट्रिपिंग पर, बेनामी संपत्ति के कानून को टाइट करना, मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को टाइट करना, अनडिस्क्लोज्ड इनकम में भी कहना कि एक बार आओ वरना कार्रवाई होगी। ये सारे जो सीरीज ऑफ स्टेप हुए हैं, ये भारत को ईमानदार बनाने की कोशिश है। और नोटबंदी का जो हमारी कोशिश है, ये उसी कदम का एक पार्ट है। और मोदी जी ने बार बार कहा है ये आखिरी नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा, मुझे इस बात का गर्व है अंजना जी कि अगर भारत सरकार में घूस बंद है तो घूस बंद है। सरकारी निर्णय करने में, फाइल को पुश करने में घूस नहीं चलती और हमें इस बात का बहुत बड़ा मान है। मैं ये नहीं कहता निचले स्तर पर किसी चपरासी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया होगा, लेकिन निर्णयों में अगर हुआ है तो हुआ है। आज डिजिटल प्रयास के कारण जो ई गवर्नेंस इंडेक्स है, उसमें हम
123 से 107 पे चले आए हैं जो यूएन के एक्ट। तो ये होता है, ये हम कर रहे हैं। आपने कहा कि ये अंतिम नहीं है, अभी और भी होगा। अभी अभी आए थे पी चिदम्बरम साहब जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को सरकार से आरबीआई को कहा गया कि ये डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, एडवाइस। उसके बाद बोर्ड की बैठक हुई, जिस सिर्फ आधे घंटे चली अगले दिन, और फैसला ले लिया गया। मतलब उनका कहना है कि एक फिक्स्ड मैच खेला गया। पहले चिदम्बरम साहब एक बात बताएं कि नोटबंदी का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी प्रक्रिया की बात है अंजना। हमारी आपत्ति कांग्रेस के क्षमा करिए, लोगों से यही है, क्या चिदम्बरम जी, क्या राहुल गांधी, क्या मनमोहन सिंह, क्या सोनिया गांधी। ये कदम तो ठीक है, लेकिन चिदम्बरम जी इस बात का जवाब दीजिए, इस कदम से काले धन पर महत्वपूर्ण प्रहार हुआ है कि नहीं हुआ है? हवाला कम हुआ है कि नहीं हुआ है? आतंकवाद की कमर टूटी है कि नहीं टूटी है? कश्मीर में ढेला फेंकने वाले जो पड़ोस के प्रयास में करते थे, उनमें कमी आई है कि नहीं आई है? इसका जवाब नहीं देंगे। हमने जब कहा पूरी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है तो हुआ है, और मैं फिर कहूंगा, और यह सवाल मैं आपके माध्यम से चिदम्बरम साहब से पूछ रहा हूं, उम्मीद करूंगा हमें सुन रहे हैं वो। देश के आप वर्षों तक वित्त मंत्री रहे हैं, चिदम्बरम जी एक कदम बताइए, एक कदम जो काले धन को रोकने के लिए आपने किया था। एक बार ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था और 10 दिन में वापस लेना पड़ा था। यह थी उनकी सरकार। हमारी सरकार, मोदी जी जो निर्णय करते हैं, देश को कठिनाई होती है, लेकिन देश जानता है मोदी जी देश को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं और उनके साथ खड़ा होता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपने आरबीआई की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ किया और काला धन गुलाबी धन बन गया। अब देखिए, अगर चिदम्बरम साहब इतने बड़े वकील, इतने विद्वान चिंतक, रोज अखबार में उनके बड़े गुणी लेख में देखता हूं भारत की अर्थव्यवस्था को तार तार करते हुए, अगर वो नोट के रंग पर जा रहे हैं तो मुझे चिंता हो रही है। वित्त मंत्री को नोट के रंग पर नहीं जाना चाहिए। आरबीआई की एक प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है, उस तरीके से वो नोट छापते हैं, इसमें वो पूरे ऑटोनोमस हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, और ये मैं चाहता हूं आज तक के दर्शक जाने, भारत के पूरी अर्थव्यवस्था में कैश का कंपोनेंट 12% है, 13% है। दुनिया में ये 1 से 2 से 3% है, और इसमें 86% 500 और 1000 के नोट थे। और ये रिकमेंडेशन बहुत लोगों ने किया था। मनमोहन सिंह के सब कभी हिम्मत ही नहीं कर सके, आपको बताए। मोदी जी ने हिम्मत किया है, और आज पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है, भारत में हो रही है। तो एक बार इस प्रयोग को होने दीजिए, इसके बहुत ही सार्थक परिणाम आएंगे। लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है? मेरा अगला सवाल इसलिए क्योंकि आपने सर्वर्स और उसके मुद्दे पर कहा कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी, बैंक का इतना बड़ा फ्रॉड और कार्ड के जरिए लोगों का अविश्वास जगा कि इस पेमेंट के मोड की तरफ हम जाने को तो तैयार हैं, लेकिन सिक्योरिटी का क्या? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं इसका उत्तर देने वाला था। साइबर सिक्योरिटी को ठीक करना चाहिए, और स्वयं मोदी जी ने कहा है कि ये रक्त विहीन युद्ध है, ब्लडलेस वॉर। आज ये मेरे विभाग के अंतर्गत हमने सर्टिन को मजबूत किया है। हमने अलग से उसका डिजिटल पेमेंट विंग खोला है मॉनिटर करने के लिए। आरबीआई को और बैंकों को हम लोगों ने पूरा निर्देश दिया है कि आपके साइट पर कोई अनयूजुअल मूवमेंट दिखाई पड़े तो आप हमें बताइए। हर जगह साइबर ऑडिटर हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं, निर्देश दे दिया है। हमने एक साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं हम। तो ये मिलकर का, हाँ, ड्रिल कर रहे हैं, डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। और साइबर सिक्योरिटी के प्रति देश में काफी एक जागृति आई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि साइबर सिक्योरिटी देश में डिजिटल एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है, और हम चाहते हैं कि भारत उसमें आगे बढ़े। लेकिन उसमें आपने जो सरकारी एप्स हैं, यूपीआई जैसे हैं प्लेटफॉर्म्स, उसको पहले से क्यों नहीं प्रमोट किया? हमने जब देखा कि डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है, ई पेमेंट की बात हो रही है, तो पहले अखबार के पहले पन्ने पर मोदी जी की तस्वीर लगाकर एक प्राइवेट कंपनी ने अपना ऐड कर दिया, उस पर खूब बवाल भी मचा। उन्होंने किया, लेकिन आपने जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसको आपने यूपीआई को पुश नहीं किया, जो सरकारी हो सकता है। देखिए, आपको बताऊं कि अभी जो भीम ऐप है हमारा, उस पर लगभग 20 करोड़ लोग आ चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं, उस पर ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, यूपीआई बढ़ रहा है, यूएसएसडी बढ़ रहा है, मोबाइल वॉलेट। आपने एक प्राइवेट की बात बताई, बहुत से हमारे सरकारी बैंक भी मोबाइल वॉलेट पर आ गए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, प्राइवेट के विज्ञापन की क्षमता और सरकार के विज्ञापन की क्षमता में थोड़ा अंतर रखना पड़ेगा।
लेकिन जैसा मैंने बताया 300% से 3000% अगर डेवलपमेंट हुआ है 2 महीने में, तो एक बहुत ही सार्थक पहल है। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आपसे मैं एक बात बताऊं, जो मैं बता रहा था, मोदी जी ने कहा था कि रवि 108 करोड़ मोबाइल फोन है, लेकिन बनते कितने हैं? मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मंत्री हूं, और मुझे आज तक के दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 1.5 साल में भारत में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ गए हैं। 42 जो मोबाइल बनाते हैं और 30 जो कंपोनेंट बैटरी चार्जर बनाते हैं। और आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक बहुत बड़ा सेंटर बना है, पूरे भारतवर्ष में आए हैं, और इसमें चाइना की कंपनी भी आई है। तो हम कहते हैं भारत में बनाओ और बाहर में एक्सपोर्ट भी करो। तो ये सारा काम चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान के लोग पहले टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसको अडॉप्ट करते हैं, फिर इसको इंजॉय करने लगते हैं, और फिर इम्पावर हो जाते हैं। 108 करोड़ मोबाइल फोन इस देश में है। इसका मतलब आप समझती हैं, 125 करोड़ प्लस के देश में। तो ये एक बहुत बड़ा, और अभी 35 करोड़ स्मार्टफोन है, मतलब मिनी कंप्यूटर, जो जल्दी 50 करोड़ होने वाला है। तो दुनिया भारत के इस डिजिटल क्रांति और विस्तार से अपने आप में बहुत ही प्रभावित है। और आपको बता दूं, आने वाले 5 साल में भारत की डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो ये कमर्शियली भी बहुत बढ़िया है, इसको चलने दीजिए। आपने सही कहा, हमको अपनी दीवारों को और मजबूत करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं। लेकिन रविशंकर जी, अभी भी हिंदुस्तान को, जो आप भी कब से हैं और हम सब हैं देख रहे हैं, एक वो ईज है, कन्वीनियंस है कंज्यूमर का, आदत है उसको कि ये कैश में 100 रुपए में मैंने संतरे खरीदे, उसको पैसा दे दिया। ये बबलू टी स्टॉल यहाँ पर जो एक आपका डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, या एक, मतलब आपको नहीं ये लगता है कि कुछ ऐसे उदाहरण रहेंगे जिनको हम टीवी पर देखेंगे कि फला टी स्टॉल में ये कार्ड ई पेमेंट वो ले रहे हैं, लेकिन ये नॉर्म बनना बहुत दूर है एक ऐसे देश में जहां आज भी एक पति को अपनी पत्नी की लाश अपने कंधे पर ढोनी पड़ी क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। देखिए, आपने बहुत सही कहा, उसका मैं जवाब दूंगा आपको। बहुत ही गंभीर बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार जिस तरह आप हिंदुस्तान घूमती है ना चुनाव के समय, वैसे हिंदुस्तान डिजिटल कैसे बदल रहा है, आज तक के दर्शकों को मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। सतम्मा देवी है तेलंगाना की, वो बीड़ी मजदूर है, वो डिजिटल लिटरेट हो गई। मैंने ट्वीट करके उसको बधाई दिया, वो सेलिब्रिटी हो गई, टीवी वाले गए। फिर मैंने बात किया, वो जानती है तेलुगु, हिंदी ना इंग्लिश, तो मैंने थ्रू एक ट्रांसलेटर बात किया। हमने पूछा आप कैसे बनी, और अंजना जो उसने कहा कि मेरा एक बेटा है जो दुबई में प्लम्बर है, और मैं अपने पोते को मिस करती थी, और मेरे दोस्तों ने बताया कि तुमको उनसे बात करना है और चेहरा भी देखना, स्काइप करना सीखो। और अपने पोते का चेहरा देखने के लिए मैंने कंप्यूटर सीख लिया, उससे स्काइप पे बात करती हूं। यह नया हिंदुस्तान है। ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं रोज देखता हूं। देश बदल रहा है। हां, ये जो आपने लास्ट की बात कही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना भी कि बैलगाड़ी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, ये डिजिटल क्या होता है, तो हिंदुस्तान सब एक साथ चलता है, और इससे एक प्रभाव भी पड़ता है। आज हमने ई मंडी शुरू की ना किसानों के लिए, 358 मार्केटिंग सेंटर जुड़ गए हैं। हमने ई हेल्थ शुरू किया, एम्स को कनेक्ट किया डिजिटल से, बच्चों के लिए ई स्कॉलरशिप किया। ये सब तो उसी में चल रहा है ना। और आपको एक आंकड़ा दे दूंगा, हमारे विभाग में जैसे आपका ये ताल चल रहा है ना, वैसे एक ई ताल है। आपने ट्रेन का टिकट कटाया, इनकम टैक्स किया डिजिटल, तो सब रिकॉर्ड हो जाता है। 14 में 96 लाख पर डे, 15 में लगभग 1.25 करोड़ पर डे, 16 में हो गया 3 करोड़ पर डे। मतलब भारत में आप कोई भी डिजिटल करेंगे क्लिक, वो रिकॉर्ड करता है। तो 3 करोड़ पर डे ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ डिजिटल मूवमेंट है। तो इसको भी आगे बढ़ने दीजिए। ये देश में एक नई आशा, एक नया होश है। देखो अंजना जी, हिंदुस्तान को देखने के 2 नजरिए हैं, और मैं आज तक मेरे बहस प्रवोक कर रहा हूं, आप क्षमा करिएगा। इस देश में कुछ नहीं हो सकता। बहुत गरीबी है, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत लालफीताशाही है, नेता लोग बहुत भ्रष्ट हैं, अफसर काम नहीं करते, एंकर बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये एक है तरीका देखने का। और दूसरा है, लोगों के अंदर आशा को देखो। और भारत की जो तरुणाई है वो किसी बैगेज से परेशान नहीं है। आपको मालूम है इस देश में स्टार्टअप मूवमेंट जो है वो आज चाइना से आगे निकल गया है। ऑलमोस्ट 2000 स्टार्टअप्स आर कमिंग पर डे। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में परसों एक रिपोर्ट आई है कि ऐसे स्टार्टअप जो 1 बिलियन का व्यापार करते हैं
उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। उसमें हिंदुस्तान के आईआईटी के बच्चे टॉप पर आए हैं और दिल्ली आईआईटी के बच्चे टॉप पर आए हैं। तो ये भी तो हिंदुस्तान है, उसको आगे बढ़ाइए। इंटरनेट यूजर्स लेकिन चाइना से नीचे हैं अभी। अच्छी बात है, चाइना की आबादी हमसे ज्यादा है, जल्दी आगे निकल जाएंगे। आज देखिए गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सबों का केंद्र अमेरिका के बाद सबसे अधिक हिंदुस्तान में तो है। नहीं, मैं पेसिमिस्ट नहीं साउंड करना चाहती हूँ, लेकिन ये सवाल मैं फिर भी आपसे पूछूंगी, क्या हिंदुस्तान में डिजिटल डिवाइड तो अब नहीं हो जाएगा? अभी तक हमने अमीर गरीब एक अलग सा देखा है, दो हिंदुस्तान। ये एक डिजिटल डिवाइड तो नहीं बन जाएगा? ऐसे लोग जो सिर्फ डिजिटल मोड के जरिए पेमेंट कर रहे हैं और दूसरे लोग जो बिल्कुल ही अनजान है। आपने बहुत सही कहा, ये डिजिटल डिवाइड नहीं हो, ये हमारी पूरी कोशिश है। और देखिए जनता हमसे आगे है। और एक उदाहरण दूंगा जो आज तक के दर्शक बहुत अच्छा लगेगा। मेरे दो दफ्तर है, एक है शास्त्री भवन में कानून मंत्री का और स्कोप कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक निकेतन है। एक दिन मैं वहां से निकला, लाल बत्ती है, एक रिक्शा ठेला वाला दो स्मार्टफोन रखे हुए था, एक से बात कर रहा था आपका माल पहुंचा दिया है, दूसरा खेत भी लेकर आऊंगा, और दूसरे को कहा आप वेट करिए आपका 2 घंटा लगेगा। उसको किसी ने बताया नहीं अंजना, उसको मालूम हो गया कि मुझे बिजनेस पे रहना है, मुझे स्मार्टफोन पे रहना है, मोबाइल पे रहना है। ये हिंदुस्तान बन रहा है। उस हिंदुस्तान के आशा और संकल्प को एक बार अलग जगाइए। हिंदुस्तान बदलने को तैयार है, बदल रहा है। दो बड़े हैपनिंग्स जिसकी तरफ अभी देश बढ़ रहा है, एक तो चुनाव 5 राज्यों के और बजट, दोनों से जुड़ा हुआ मैं सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूं कि पिछले दिनों हमने देखा है कि बीजेपी के सभी नेता, मंत्री, प्रवक्ता सब नोटबंदी पे थोड़ा चल रहे हैं। डर तो नहीं सता रहा कोई कि वो जो जिसे आप प्रोपेगेंडा कहेंगे कि लोग कतार में उनकी जान गई या किसी भी मुद्दे को, कहीं ऐसा तो लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा चुनाव में, इसलिए नोटबंदी पर पीठ नहीं थपथपा रहे? पहली बात तो है कि आपने कभी हमको हल्के से नोटबंदी पर बोलते देखा है क्या? आप तो हमसे बहुत सवाल करते हैं। नहीं। टीवी वाले कोई नहीं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उनका इंटरव्यू देखिए अभी पिछले 1 हफ्ते से कई सर्वे आ रहा है, किसी में हमको कम कर रहे हैं, आज में हमको पूरा बहुमत दे दिया एक चैनल ने यूपी में, वो अलग विषय है। लेकिन हर के बीच में एक चीज कॉमन है कि नोटबंदी पर जनता का अप्रूवल मोदी जी का 60, 70, 80, 90% है। तो ये आप देख लीजिए। और देखिए ये देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो गैस की सब्सिडी छोड़ दे। 100 करोड़ की सब्सिडी छोड़ दी इस हिंदुस्तान में। आप तो पता नहीं, उस समय हम लोग बहुत बच्चे थे, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 65 का युद्ध हुआ था तो अमेरिका PL 480 अनाज लाने में बहुत आनाकानी कर रहा था पाकिस्तान के प्रति प्रेम के कारण। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा देश के लोग सोमवार के दिन का रात का भोजन छोड़ दें, और ये देश ने छोड़ा है। यही देश तमाम कमजोरियों के बावजूद जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और आप इस डिजिटल डिवाइड की बात कर रही हैं, वो देश आतुर है टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं। बजट में ऐसा क्या होगा जिसके जरिए ये डिजिटल तरीके से लोगों को जगाने में आप कामयाब रहेंगे? कुछ इंसेंटिव्स क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ वेवर्स होंगे ई पेमेंट के लिए? देखिए ये आपके लिए बस आप एक दिन इंतजार करिए, परसों बजट आने वाला है। मेरी समस्या है कि मैंने बजट पर कुछ बोला तो पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी कहेगी कि रविशंकर प्रसाद ने अंजना ओम कश्यप को बजट की अंदरूनी बातें बताई, जो बजट की सीक्रेसी का उल्लंघन है। चलिए तो पलट के सवाल पूछती हूं। मुझ पर भी हो जाएगा और आप पर भी हो जाएगा और आपके चैनल पर भी हो जाएगा, इसलिए बजट में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। और जब भी अरुण जी प्रधानमंत्री के निर्देश में बजट बनाते हैं तो हमेशा देश के विकास के नए नए आयाम रहते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है इसमें है वो ये है कि विपक्ष घेरने में कुछ हद तक क्या आपको कामयाब रहा है इस पर? क्योंकि वो पैसा जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 86% है, बाहर है, वो सब बैंकों में पहुंच गया। लेकिन अब आगे इसका क्या होगा, ये आप देश को कन्विंस करने में क्या बैकफुट पर चली गई है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो पैसा बैंक में आया है बड़ी राशि आई है, लेकिन सब वाइट नहीं हुआ है, बार बार है। आप बैंक में पैसा आया है तो आपको बताना पड़ेगा ये पैसा आप कहां से लाए और आपने टैक्स दिया। 20022 compliant for reporting transactions as well as for all the banks and financial institutions. What steps are you taking to implement ISO 27001 regarding confidentiality and privacy of information? You have asked two long questions as far as the standards of the banks are concerned. प्लीज हिंदी में जवाब दे दें, आज तक पे लाइव जा रहा है। अच्छा, वो
ये जो आपने 2000 कंप्लायंस की बात की, ये बैंक वाले खुद कर रहे हैं और हमारा They have not yet started. तो हमारा उनसे आग्रह रहेगा कि आप अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करें, ये मैं आपसे अवश्य कहूंगा। जहां तक डेटा की बात है, उसकी प्राइवेसी की बात है, मैंने भी आधार की बात की। आधार में हमने एक कानून बनाया है जिसके अंतर्गत जो दुनिया के सबसे स्ट्रिंजेंट प्राइवेसी के प्रावधान है उसको रखा है। मैंने मैं भी या अंजना अपना डेटा अपनी सहमति से भी दूसरे को नहीं दे सकती एक्सेप्ट जो कि परमिटेड है। तो ये हमने काम किया है और आस्ते आस्ते सुधारने की जरूरत है डेटा प्राइवेसी में, सिक्योरिटी के बारे में, जैसा मैंने बताया। Okay, see, because none of the banks are I would implementing request these. you to please just Yeah. take a seat. Thank you so much, sir.